Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. So today we'll complete the first exercise for sure. केवल दो ही क्वेश्चंस बचते हैं अदर देन द लास्ट क्वेश्चन दैट इज अ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चंस में हमारे दो ही क्वेश्चंस हैं और वो भी वही सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं विच वी वर डूइंग फॉर द पास्ट 2 और 3 डेज। तो कुछ स्पेशल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है इन दो क्वेश्चंस की। कुछ अलग नहीं है इन क्वेश्चंस में, जो हम कर रहे हैं वही करना है। ठीक है, खत्म करें फटाफट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक ए ट्रायंगल। दो ट्रायंगल बनेंगे। कल हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, कि एक बार हमको एंगल सी थीटा लेना है और एक बार हमको एंगल ए को थीटा लेना है ना। लो फटाफट से करो ये काम। दो बार ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, अगेन ए बी सी। राइट एंगल बी पे बनाना है दोनों बारी। एक बार एंगल ए को थीटा मान लेना है, तो अपोजिट साइड हो जाती है ये, एडजेसेंट साइड हो जाती है ये, और हाइपोटेन्यूज तो ये रहती है वैसे भी। इसमें एंगल सी को थीटा मानेंगे तो अपोजिट हो जाएगी इसके सामने वाली ये भी, हाइपोटेन्यूज ये हो जाती है और ये हो जाती है एडजेसेंट साइड। ठीक है, और हमको गिवन क्या है, टेन ए। टेन ए गिवन है, राइट। ट्राइंगल एबीसी इज a right angle triangle, is a right triangle in which right angled at b, in which एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है ना, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड साथ में क्या गिवन है आपको, टेन ए इक्वल टू 1/√3 गिवन है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, दिस इज गिवन। तो क्योंकि उसने सबसे पहले टेन ए का जिक्र किया है, तो हमको एंगल ए को क्या मानना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मानना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो कंसिडरिंग एंगल ए एज थीटा, कंसिडरिंग एंगल ए एज थीटा, वी हैव, तो टेन ए का फॉर्मूला बोलो प्रिंस। टेन का फॉर्मूला बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10। हम्म, हम्म, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, सही है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। तो अज्यूम करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे, अपोजिट साइड को 1k दैट मीन्स k, और एडजेसेंट साइड को √3 टाइम्स k, और दोनों की मदद से फिर पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे हम, बोलो, हाइपोटेन्यूज। सो लेट द अपोजिट साइड, अच्छा अब एक और चीज सुनो। अब हमने जो यहाँ पे अपोजिट साइड एंगल ए को थीटा जब हमने लिया है, तो अब तक क्या हो रहा था कि तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ही एंगल को थीटा लिया जा रहा था। इस बार दो एंगल्स को थीटा लिया जा रहा है, तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बदल जाएंगी, दूसरी बारी में बदल जाएंगी ना। तो पहले वाले सवालों में तो हमने मेंशन नहीं किया कि अपोजिट साइड ए बी है या बी सी है या ए सी है, लेकिन इस सवाल में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेट द अपोजिट साइड दैट इज, लेट द अपोजिट साइड दैट इज, कौन सी एंगल ए को थीटा मानते हैं तो अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। तो बीसी को हम मान रहे हैं के यूनिट्स, क्योंकि नीचे वाले में अपोजिट साइड ए बी है। तो अगर अपन केवल अपोजिट साइड लिख के छोड़ दें तो कौन सी वाली अपोजिट साइड, बीसी वाली अपोजिट साइड या ए बी वाली अपोजिट साइड। और पिछले क्वेश्चंस में वो चेंज नहीं हो रही थी,
तो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि BC AB AC, या इवन ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं थी। एंड द एडजेसेंट साइड दैट इज, एडजेसेंट साइड कौन सी है इसमें? AB, B, ABB, √3 k यूनिट्स। फाइन। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस निकालो पहले। वी हैव हाइपोटेनस का फॉर्मूला बोलो हर्षिता। हाइपोटेनस कैसे निकाल? हाइपोटेनस इक्वल टू, बोलो। इससे पहले वाले सवालों में नहीं यूज किया गया? कल नहीं आए थे, उससे पहले? उससे पहले भी तो यूज कर रहे हैं हम इसको। पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है? इक्वल टू का स्क्वायर। तो हमको तो हाइपोटेनस चाहिए, तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा? रूट, रूट ऑफ अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या है हमारी? के, इसका स्क्वायर कर दो। और अच्छा, हाइपोटेनस कौन सी होगी? वैसे तो हाइपोटेनस दोनों में सेम होगी, बट वो भी मेंशन करो यहाँ पे। दैट इज AC। ये AC की वैल्यू है ना? के स्क्वायर, एडजेसेंट साइड क्या? √3 k का स्क्वायर। तो ये बन जाता है के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, √3 k का स्क्वायर यानी 3 k स्क्वायर। तो के स्क्वायर में 3 k स्क्वायर जोड़ दे तो कितने के स्क्वायर हो गए? 4 k स्क्वायर। और 4 k स्क्वायर का रूट करेंगे तो 4 का √2 और के स्क्वायर का √k यूनिट्स। तो तीनों साइड्स आ गई बेटा। मैं फिगर में भी थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली हमने? 2 k। अपोजिट साइड ये BC क्या मानी है हमने, बताओ? के। और एडजेसेंट साइड हमने क्या मानी है, बोलो? √3 k। अब नीचे वाले फिगर में मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कितने यूनिट्स होगी? नीचे वाले फिगर में कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे। ये BC कितने यूनिट्स होगी? कितने यूनिट्स? के ही होगी। यस। ये के है तो ये भी के ही होंगी, BC तो के ही रहेगी ना। बस फर्क ये है कि BC कल तक अपोजिट थी, अभी BC एडजेसेंट है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो तो उतनी रहेगी। अगर ऊपर के यूनिट्स है तो नीचे भी के यूनिट्स ही रहेगी, और इधर अगर ये √3 k है तो ये √3 k ही रहेगा। लेंथ नहीं बदलेगी, ठीक है, केवल उनकी उपाधि बदल जाएगी। तो BC थी वो के यूनिट्स थी, आज भी के यूनिट्स है, लेकिन BC की उपाधि कल तक अपोजिट साइड की थी, अभी BC की उपाधि एडजेसेंट साइड की हो गई। समझे? चलो। तो अब हमको एंगल ए को थीटा, हाँ, समझ नहीं आया? ये सेम ही ट्राइंगल है, ये यही वाला ट्राइंगल है, नीचे भी कुछ अलग ट्राइंगल तो है नहीं। तो अगर इसकी लंबाई के यूनिट्स है तो इसकी लंबाई भी, BC की लंबाई कल तक के यूनिट्स थी तो अभी भी BC की लंबाई के यूनिट्स ही होगी। बस फर्क क्या पड़ा कि ऊपर से नीचे थीटा चेंज हो गया, तो BC का जो नाम था या उसकी जो उपाधि थी वो अपोजिट साइड की थी, अभी क्या हो गई वो? एडजेसेंट साइड। तो उपाधि बदलेगी, लंबाई नहीं बदलेगी या वैल्यू नहीं बदलेगी उस साइड की। ठीक है, ओके। अब एंगल ए को थीटा मानते हुए हमको साइन ए निकालना है। देखो जो सवाल है उसमें क्या क्या चीजें हैं, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी। तो एंगल ए के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, साइन ए और कॉस ए।
और एंगल सी के हिसाब से भी कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, साइन सी और कॉस सी। तो अभी एंगल ए को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान के चल रहे हो आप इस समय तक। तो इस समय तक आपने, आपके पास टेन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू नहीं है, तो वो निकाल लो। नाउ साइन ए, बोलो फॉर्मूला हर्षिता। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और अपोजिट साइड कौन सी है? आपने लिखी नहीं है क्या? वो तो उसकी लेंथ है। अपोजिट साइड कौन सी है? साइड का नाम बताओ। बी सी। और हाइपोटेन्यूस कौन सी है? ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? के। और ए सी की वैल्यू कितनी है? टू के। टू के है ना? तो के से के कट के क्या मिल जाएगा मुझे? वन बाय टू। एंड कॉस ए निकालते हैं। बोलो मी का फॉर्मूला। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। और ये भी बता दो कि एडजेसेंट साइड कौन सी साइड है? बीसी लिखी आपने? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस वही ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? रूट थ्री के। और ए सी वही टू के से के कट के रूट थ्री बाय टू। डन। तो एंगल ए का सारा काम खत्म। एंगल ए के हिसाब से साइन ए और कॉस से निकाल दिया। अब अपने को थीटा को चेंज करना है, एंगल ए से शिफ्ट करके एंगल सी। अब नीचे वाले फिगर पे ध्यान देना है। ठीक है? कायदे से वो फिगर भी आपको अब बनाना चाहिए, बट सबने पहले बना दिया होगा। ठीक है, मैंने पहले इसलिए बनाया था ताकि ये दो फिगर आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे, तो आप कंपेयर कर सको कि क्या बदला है, क्या क्या तो चीज सेम है और क्या चीज बदली है। तो बदली केवल और केवल ये अपोजिट से एडजेसेंट एंड एडजेसेंट से अपोजिट, ये दो चीजें बदली हैं बस। बाकी कुछ भी चीज चेंजेस नहीं है इस फिगर के अंदर, सेम टू सेम फिगर है नीचे, है ना? चलो। तो नाउ कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा, या नाउ कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा की जगह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं। एंगल सी एस थीटा वी हैव, तीनों साइड्स बताओ। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड, पिछले केस में तो हाइपोटेन्यूस नहीं था, लेकिन इस बार तो हाइपोटेन्यूस भी है ना। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड कौन सी है नीचे वाले फिगर में देखो? ए बी। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी। अपोजिट साइड इज ए बी, एडजेसेंट साइड इज बी सी, और हाइपोटेन्यूस सेम ए सी। इनकी वैल्यू वही सेम पहले वाली। तो ए बी की वैल्यू पहले थी रूट थ्री के यूनिट्स, बी सी की वैल्यू पहले क्या थी? के यूनिट्स, और ए सी की वैल्यू पहले क्या थी? टू के यूनिट्स। फाइन। चलो, अब इसके हिसाब से हमको वापस से निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। निकालो। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, इसका भी वही फॉर्मूला। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट साइड क्या है? ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है? रूट थ्री के। ए सी की वैल्यू क्या है? टू के। कट के क्या मिलेगा? रूट थ्री बाय टू। इधर एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूस है ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है? के। ए सी की वैल्यू क्या है? टू के से के कट के वन बाय टू। यहाँ तक हो गया। इसको थोड़ा सा इधर, अच्छा मैं करूँ उधर, सॉरी।
हो गया यहाँ तक? अब देखो, आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? साइन ए की वैल्यू कॉस सी की वैल्यू से मैच कर रही है, और कॉस ए की वैल्यू साइन सी की वैल्यू से मैच कर रही है। ऐसा क्यों? एक्यूट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी का सम क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। समझ गए? इसीलिए अगर हम एंगल ए पे साइन निकालें तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रखते हैं तो वो इक्वल आएगा। रेशियो भी कॉम्प्लीमेंट्री लेना है और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। जैसे साइन ए, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉस। साइन के आगे को लगने से कॉस बना था ना, साइन कोसाइन। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? कॉस। तो अब साइन ए निकाल रहे हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? सी। तो साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम होगी। बहुत इजी सा सोचने का प्रोसेस है, समझ गए ना? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रखने से वो वैल्यू सेम देगा। ओके, क्लियर? हाँ जी। तो ये तो हो गया हमारा एक एक्स्ट्रा एनालिसिस। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करो। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अभी तक तो केवल सामग्री रेडी हो रही थी। हाँ, अब वैल्यूज पुटअप करेंगे ना। ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? साइन ए कॉस सी साइन सी, ये सब सामग्री हमने रेडी कर ली। ठीक है ना? हल्दी धनिया पुदीना सब काट के रेडी है, प्याज वगैरह अब केवल भगोनी में उसमें डालना है, इसको कढ़ाई में। ठीक है, अब टाइम नहीं लगेगा। साइन ए की वैल्यू क्या निकाली पीछे से बताना? 1/2 मल्टीप्लाइड साइन ए कॉस सी का मतलब तो पता चल गया ना। साइन ए कॉस सी का मतलब क्या है? साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। साइन ए एक वैल्यू है, कॉस सी दूसरी वैल्यू है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया। इनटू कॉस सी का की वैल्यू क्या निकाली पीछे से? वो भी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी? √3/2। और साइन सी की वैल्यू क्या निकाली थी? ये वेरीफाई कर लेना, आप लोगों ने निकाल के रखी हुई है। ओके, सो 1/2 इंटू 1/2 करना है पहले, प्लस √3/2 इंटू √3/2 का 1/2 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 1/4। और √3/2 √3, तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 + 1 4/4 यानी कि 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? कॉस ए, क्या वैल्यू है कॉस ए की? √3/2। √3/2 है, इंटू कॉस सी की क्या वैल्यू है? 1/2, माइनस साइन ए की क्या वैल्यू है? 1/2, और साइन सी की क्या वैल्यू है? √3/2। सो √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, 1 इंटू √3 √3, 2 2 जा 4, 4 अगेन एलसीएम आ जाएगा। और √3 में से √3 गया तो 0, तो 0/4 कितना होता है? 0। तो सेकंड का आंसर 0। फर्स्ट का आंसर 1, सेकंड का 0। मैच करो आंसर की से। समझ में आ रहा है सबको? कोई भी डाउट नहीं है? हो गया इतना? ओके, अब जब आप अभी इस एक्सरसाइज में तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाओगे तब आपको एक आइडेंटिटी बताई जाएगी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर साइन ऑफ ए प्लस सी होता है, और ये बराबर कॉस ऑफ ए प्लस सी होता है। तो उस आइडेंटिटी से अगर सॉल्व करें तो साइन ए प्लस सी की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है ना उस ट्राइंगल के अंदर। तो ये क्या हो जाता है? कॉस 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये अपन बिल्कुल अगली एक्सरसाइज में ही सीखने वाले हैं, हो सकता है आज ही सीख जाएं। और इसका कॉस 90 डिग्री का आंसर होता है 0। तो देखो, यहां से यहां आना, यहां से यहां आना और यहां से यहां आना तो हमको अगली एक्सरसाइज में सीखना है।
कि साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 90 डिग्री 0 कैसे है। साइन 90 डिग्री मतलब ये स्पेसिफिक एंगल्स पे हमको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज ये सीखनी भी है, याद भी करनी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है। पर यहां से यहां आना और यहां से यहां आना, ये पार्ट इस साल हमारे कोर्स में नहीं है, ये वाला पार्ट 11th में आएगा। ठीक है भैया, आइडेंटिटी 11th में आएगी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस सी। बट होता है किसी किसी बच्चे के एक्स्ट्रा सीखने की चुरम, तो अगर किसी के है तो ये नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। ओके क्या तेरा हर हर बार यही सवाल होता है कि एग्जाम में दोगे क्या, वो बताओ, सीधी सीधी बात करो। कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं जो मैथमेटिकली करेक्ट है, हर बार मेरा जवाब यही होता है। और हर बार तेरा सवाल ये होता है कि इसको कर सकते हैं क्या, ये एग्जाम में आएगा कि ये बताओ मुझे, तो बाकी सारी चीजें गई बाढ़ में। ओके चलें। ठीक है। हाँ जी। तो अगर हमको ये चीज पता होती, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए प्लस सी होता है, और साइन ए प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो आप ये सारा पोर्शन करने से बच जाते। ठीक है। तो आइडेंटिटीज डिफिकल्ट होती है याद करने के लिए, एडवांस होती है, लेकिन बहुत सारा काम आपका कम कर देती है। ठीक है ओके। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू, फटाफट ट्राइंगल बना दो पी क्यू आर जिसका राइट एंगल बनाओ क्यू पे। बना दिया, गुड। तो दो ट्राइंगल नहीं, अब की बार एक ही ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैंगे इस बार। देखो आप, देखो आप खुद बताओ, दो ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी या एक ही ट्राइंगल से काम हो जाएगा। एक ही से हो जाएगा, क्योंकि देखो रेशियोज के आगे एंगल देखो, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो हर जगह पी पी पी, तो एंगल चेंज किया ही नहीं उसने। दूसरा एंगल अगर वो लेता तो कौन सा लेता, क्यू तो राइट एंगल है मैडम, आर राइट एंगल पे नहीं लेगा, एक्यूट पे लेगा। ओके। तो आर लेता, साइन आर कॉस आर टेन आर, ऐसा सवाल हो सकते हैं, लेकिन अभी इस सवाल में नहीं है। नहीं है तो हमको ट्राइंगल भी एक ही बनाना है, और चाहे तो वो भी ना बनाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट बनाओ, एक तो बनाओ। पी क्यू आर, और एंगल पी को थीटा मानेंगे, तो ये अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा हमारा एडजस्टिंग। Here triangle PQR is a right triangle, right angled at Q. PQR is a right triangle in which angle Q हो जाएगा, पिछले बार की स्टेप्स हो जाएंगे ना कॉपी पेस्ट। इन विच एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। अब ये सब नहीं गिवन है अब की बार, कि 10a 1/√3 है, ये सब नहीं गिवन है ना, इन सबको हटाओ। हाँ लेकिन थीटा कौन सा लिया है आपने, P। लेकिन थीटा से पहले आपको कुछ काम करना है, रुक जाओ। शुरू करें। देखो पहले वाले सवालों में हमने पहले थीटा को लिया, उसके बाद फिर उसके हिसाब से अपन ने अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस वैल्यूज निकाली। इस बार अपन वो काम पहले करेंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम वाली एप्लीकेशन का इस्तेमाल पहले करेंगे, और थीटा बाद में लेंगे, क्योंकि ना तो थीटा बदल रहा है ना क्या। ठीक है समझ आया, ये चेंजेस करेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, सीधे सीधे वो लिख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ऑल्सो ऑल्सो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हाउ मच गिवन, 25 सेंटीमीटर, एंड साथ में पी क्यू भी तो गिवन है, 5 सेंटीमीटर, सामने डाल देना ही गिवन है। फिगर में मार्क कर दूं मैं, पी क्यू तो मार्क कर दो आप, 5 सेंटीमीटर, यानी एडजेसेंट साइड तो 5 सेंटीमीटर की है। और इन दोनों का सम पता है, देखो अब पी आर कितना है और क्यू आर कितना है वो नहीं पता, पर पी आर और क्यू आर का सम पता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। समझ आया, पी आर और क्यू आर का क्या पता है आपको, सम। अब हो सकता है इसमें से 15 ये हो 10 ये हो सकता है कि इसमें से 5 वो हो 20 वो हो सकता है आधा आधा हो, कुछ भी हो सकता है।
कोई गेस करेगा कितना होगा एक्चुअली? क्या 10 और 5 तो 15 ही होते हैं, सम तो 25 है। हाँ, 20 और 5, ये कैसे गेस किया? तो मतलब प्योर तुक्का था ना, कुछ दिमाग नहीं लगाया, तो प्योर तुक्का था। हाँ, आप बताओ। कोई हिंट्स नहीं? 12 13। यस, 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी साइड आ चुकी है, तो अब उनको 12 13 होना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ये 5 नहीं आती तब आप गैस नहीं कर पाते थे। ठीक है, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर मिलके 13 का स्क्वायर होता है। अब ये रिजल्ट्स याद हो किसी को, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। कौन कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं? 3 4 5 के ट्रिपलेट्स होते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। फिर आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपलेट यही आता है 5 12 13 का। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपलेट आता है आपका 8 15 17 का। तो ऐसे करके 40 तक के ट्रिपलेट याद रखो, या 30 तक के याद रखो, तो काम आसान और जल्दी होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी, राइट? हालांकि ऐसे सीधे सीधे नहीं लिख सकते कि ट्रिपलेट है तो 12 13 लिख दिया, करना तो सॉल्व पड़ेगा जैसे करते हैं, बट फिर भी हमको पता होता है तो हाथ जल्दी चलते हैं। हम क्या करेंगे देखो, इसमें से या तो पी आर की वैल्यू निकाल देंगे 25 - QR, या फिर क्यू आर की वैल्यू निकाल देंगे 25 - PR, दोनों में से किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लिख देंगे। तो बोलो क्या करना चाहोगे, किसको किसकी फॉर्म में लिखना चाहोगे? क्यू आर को रहने दूं, पी आर को भेजूं, या पी आर को रहने दूं, क्यू आर को भेजूं? क्यू आर को रहने दूं। ओके, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू आ जाती है 25 - PR, इतने सेंटीमीटर आ जाती है, बताओ, है ना? अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम देखो साइन कॉस निकालने के बाद आपको बताया था मैंने, अगर साइन कॉस निकाल लिया आपने तो उसके बाद टेन कोसेक सेक कॉट निकालने की मतलब फॉर्मूला से जरूरत नहीं होती, आप वैसे भी निकाल सकते हो, ये बताया था। एट द एंड ऑफ द चैप्टर पता है क्या होगा, कि साइन कॉस नहीं, केवल साइन या केवल कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो, कोई भी एक पता हो, बाकी 5 निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उस लेवल पे आ जाएंगे हम। अभी अभी किस लेवल पे है कि दो बता दो, साइन और कॉस, फिर बाकी सबको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर किया जा सकता है, जैसे कॉसेक को 1/sin, सेक को 1/cos, टेन को sin/cos, कॉट को cos/sin। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या है, ग्रो कर रहे हैं। आइए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बोलो क्या कहती है? अभी इसमें तो हमने मार्क किया ही नहीं हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट क्या है। तो अब इस ट्राइंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज पी आर है ना, तो इस ट्राइंगल की साइड्स के रेफरेंस में बोलो, कैसे बोलेंगे? PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू PR²। डन, तो पूरा ही मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो अब वैल्यू पुटअप करो, जो जो वैल्यू आपके पास है, और ये तीनों साइड्स निकालो। तो PQ की वैल्यू क्या है बताओ जरा, कर दो पुट। PQ की वैल्यू पुट कर दो, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर की वैल्यू क्या है मिहिका? क्यू आर की वैल्यू क्या है? ये क्या लिखा है हमने, यही तो उसकी वैल्यू है। ठीक है, 25 - PR, तो 25 - PR का होल स्क्वायर। और पी आर की वैल्यू क्या है? पी आर की वैल्यू पी आर ही है। ठीक है, तो अब पूरी इक्वेशन में देखो केवल पी आर ही नजर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी, और पी आर की वैल्यू को जब मैं यहां पुटअप कर दूंगा तो क्यू आर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो तीनों साइड्स आ गई बताओ। और एक बार जो तीनों साइड्स आ गई, तो आप कोई भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो जो भी उसने पूछा हो। ठीक है, हाँ। सो 5 का स्क्वायर तो होता है 25, बट अब हर्षिता मुझे बताएगी कि 25 - PR का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी से कैसे, कौन सी आइडेंटिटी से? हम्म, A- क्या होता है?
हर सास कभी ना कभी बहू थी, और हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट था। ठीक है, कितनी बार याद दिलाऊं कि मैं भी कभी ना कभी उन बेंचेस पे बैठा हुआ हूँ, और ऐसे खूब मैंने भी हेल्प की है, और पनिशमेंट भी खाई है। आपको खानी है? आपको क्या लगता है आप उसकी हेल्प कर रहे हो? बताओ सीरियसली, आपको लगा कि आपने उसकी हेल्प करी? ये हेल्प है, इसको हेल्प कहते हैं। हम्म। A-B का होल स्क्वायर नहीं आ रहा उसको, और आप उसको बता रहे हो, तो ये उसकी हेल्प है। आपको तो उसको डांटना चाहिए कि बेटा 8 क्लास के बच्चे को भी A-B का होल स्क्वायर पता रहता है, तेरे को नहीं पता, तू कैसी दोस्त है। ऐसे उसको धिक्कारो ताकि वो याद करे। वो होती है फ्रेंड तो। और आप सुन भी रहे हो उसकी बात। आपको क्या पता वो सही बोल रही है? ट्रस्ट होना चाहिए भाई, ये तो कुएं में कूदेगी तो मेरे को लेके ही कूदेगी। बोलो A-B का होल स्क्वायर अभी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। अभी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करके दिखा सकते हो? 25 - PR का होल स्क्वायर। तो जो आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी से आपने इसको एक्सपेंड करने के लिए कह रहे हो, उसको अप्लाई करके बता सकते हो? क्यों? भाई A-B का होल स्क्वायर आपने बताया, A² - 2AB प्लस B²। तो उस हिसाब से आप 25 - PR का होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं कर सकते? सबसे पहले क्या कर रहा है, पहले वाले का स्क्वायर। तो आप भी करो पहले वाले का स्क्वायर। करो, 25 का स्क्वायर लिख दूं मैं यहाँ पे? 25 का स्क्वायर तो पता होगा कितना होता है? 125 का स्क्वायर 125। फिर उसके बाद क्या है, -2 × ए क्या है, वही 25 इंटू बी। बी क्या है? PR। तो 2 × 25 कितना हो गया, इसको इधर ही लिख दूं मैं, 50 PR। 50 PR हो गया ये। और 50 PR, और उसके बाद फिर क्या है, प्लस B² भी तो है भी। तो प्लस PR का स्क्वायर। तो ये जो हमने खोला है, ये किसको खोला है, 25 - PR के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया है। ऐसे एक्सपेंड होगा, गलत किया है? हाँ, ऐसे एक्सपेंड होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये A-B का होल स्क्वायर या A+B का होल स्क्वायर को खोलने की जरूरत तो पिछले चैप्टर में भी पड़ी थी, जब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व कर रहे थे, है ना? पड़ी थी क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर, राइट, पड़ी थी। तो वहां पे आपके सामने जब ऐसी कोई चीज आई थी तो उसको आपने कैसे एक्सपेंड किया था, कुछ याद है? मैं याद दिलाता हूँ। वहां पे आपने ऐसे एक्सपेंड किया था कि 25 का स्क्वायर तो लिख दिया 625, माइनस की जगह लगाया माइनस, PR का स्क्वायर लिख दिया PR²। चलो, हो गया एक्सपेंड। यानी कि आपने A-B का होल स्क्वायर मान लिया A² - B², और A+B का होल स्क्वायर आपने मान लिया A² + B², है ना? ऐसे ही किया था ना? ऐसे ही किया था ना? टेस्ट नोटबुक में ऐसे ही किया है। याद नहीं है? मुझे जरूर याद है। मैंने चेक करी है ना आपकी टेस्ट नोटबुक। और ये सवाल आप ही से क्यों पूछा गया? क्योंकि आपको A-B का होल स्क्वायर वहां पे सॉल्व करना नहीं आया। इक्वल टू RHS में क्या है, PR। PR का होल स्क्वायर क्या होता है? PR²। अब देखो, PR² से PR² कैंसिल आउट करो पहले तो, एज इट इज। डन। आगे बढ़ो। 25 + 625 कितना होता है? 650। 650। क्या? अच्छा, आंसर बता रहे हो क्या? -50 PR इक्वल टू, अब इधर तो कट गया सब, तो 0। तो यहां से 50 PR की वैल्यू क्या आ गई, 650। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 डिवाइडेड बाय 50। दैट कम्स आउट टू बी, 0 से 0 काटा, 65/5, यानी कि 13 सेंटीमीटर PR आ गया। अब 13 सेंटीमीटर अगर PR आ गया, तो इसको अगर मैं यहां पुटअप कर दूं, तो 25 में से PR घटा के क्यू क्या? क्या कह रहे हो? -50
ये उधर गया ना बेटा, तो एक साइड 650 रह गया, एक साइड 50 PR रह गया। जब ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस नहीं बनेंगे क्या? ये डिवाइड में जा रहा है उधर, डिवाइड में तो ये गया है 50। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बोलो। अरे इधर देखो, अब समझ में आएगा इसको। ये ले 650 यहाँ है और 50 PR वहाँ है, अब ठीक है। अब ठीक है, मैंने 50 PR इधर लिखा, 650 इधर लिखा, इसलिए कंफ्यूजन था। तो क्या कंफ्यूजन था फिर? ये -50 PR कह तो रहा हूं, उधर जाएगा तो +50 PR हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सो हमारे पास QR क्या था? 25 माइनस PR। दैट मीन्स 25 - PR की वैल्यू निकाल रह चुके हैं हम 13, दैट मीन्स 12 सेंट। तो तीनों साइड्स आ चुकी हैं, ट्राइंगल में मार्क कर दो। ये आ चुकी है 13 सेंटीमीटर, और ये भी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, वन मोर थिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना पड़ेगा। और जहां पे इसकी वैल्यू लिखी थी, इस स्टेप में इसकी वैल्यू लिखी थी QR की, तो यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो, अब जो भी चाहिए निकाल लो फटाफट। नाउ कंसीडरिंग एंगल, कंसीडरिंग एंगल PS थीटा। QR निकाल तो लिया, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग एंगल PS थीटा, वी हैव, तीनों साइड्स बताओ फटाफट फटाफट। अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। हाँ, क्या है अपोजिट साइड बोलो? अपोजिट साइड QR, और ये है PQ, और ये है PR। QR की वैल्यू और PR की वैल्यू क्या निकाली? QR की 12 है शायद, है ना? PQ की ऑलरेडी गिवन थी 5 सेंटीमीटर, और PR की निकाली हमने 13 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आ गई। चलिए, तो नाउ sin P cos P tan P, sin P cos P, और tan P फिर मैं कैसे निकालूंगा? sin P बाय cos P से। चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट जब sin P और cos P दोनों निकाल ही चुके हैं, तो उसको उससे डिवाइड करके tan P आ जाता है। sin P का फॉर्मूला अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट साइड कौन सी है? QR। हाइपोटेन्यूस कौन सी है? PR। एडजेसेंट साइड कौन सी है? PQ। हाइपोटेन्यूस कौन सी है? वो भी PR ही है। QR by PR, QR is equal to 12 and the PR value of PR is 13. So sin P has come out to be 12 by 13. Similarly, PQ is 5 and PR is 13. So this ratio is 5 by 13. Now sin P divided by cos P. तो sin P कितना था? 12 by 13, और cos P कितना था? 5 by 13। 13 से 13 उड़ा दिया तो बचा 12 by 5। तीनों आंसर चेक कर लो क्विकली, sin P cos P tan P। और अगर tan P का फॉर्मूला से निकालते तो भी 12/5 ही आता। फॉर्मूले से क्या आता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये 12, ये 5, 12/5 ही आता। अब आप यहां पे देखिए, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन इस सवाल में केवल ये नीचे की 3 लाइन में हुआ है। इससे पहले तो कहां, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल ही नहीं है। इससे पहले तो है क्या? इससे पहले तो हमने ये ट्राइंगल की 3 साइड्स निकाली है, जो कि अदर देन ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है देखा जाए तो।
ये तो ट्रिग्नोमेट्री जो नहीं पढ़े उसके लिए भी आ सकता है ये सवाल, तो कि आपको अगर मैंने दे दिया कि एक ट्राइंगल में पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये साइड कितनी और ये साइड कितनी है निकाल के बताओ। तो वही तो निकाला है अब तक। तो 80% जो इसमें काम किया है वो तो हमने साइड्स निकालने का किया है। लास्ट के 20-25% में ही हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी है। तो फिर से कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए जो पुरानी स्किल्स चाहिए, जैसे किसी को a-b का होल स्क्वायर याद नहीं है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का दोष बिल्कुल नहीं है। a+b का होल स्क्वायर बोलो। और a² - b², वो तो a-b का होल स्क्वायर है। a² - b²। घर जाओगे, जाते ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, या फिर मैं काम करता हूँ ग्रुप में एक शीट पोस्ट कर रहा हूँ सारी आइडेंटिटीज की, सारे बच्चों को देखनी है। नेक्स्ट पूरे सेशन में किसी भी क्लास में किसी भी आइडेंटिटी में अटकने नहीं चाहिए हो। समझ गए? जब तक एग्जाम्स नहीं खत्म होते। आज आखिरी दिन था कि अटके हो, कोई भी बच्चा किसी भी आइडेंटिटी में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि सीरियसली कह रहा हूँ 7th 8th के बच्चों को भी याद होती है आइडेंटिटीज। ठीक है? हाँ जी। चलते हैं, ट्रू फॉल्स के कुछ सवाल हैं। एक बच्चा याद दिला देना मुझे, भूल जाऊं तो मैं ग्रुप में पोस्ट करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब बताना तो हमको बातें नहीं, बताना तो हमको जस्ट इतना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताएंगे, अच्छे से एनालिसिस करके बताएंगे, कि रीजन भी बताएंगे। देखो उसने भी कहा है जस्टिफाई योर आंसर, कहा है ना उसने जस्टिफाई योर आंसर। तो रीजंस के साथ बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा। लिखो पहला स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। स्टेटमेंट लिखो पहले। हाँ नोटबुक में ही लिखोगे, बाकी मेरे सिर पे लिखोगे। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। लिख दिया। चलो बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। यानी कि आपके हिसाब से 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अभी एक लाइन पहले आपने 10a की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है? एक लाइन जस्ट पिछली लाइन में आपने 10a की वैल्यू निकाली है सबने। 10p की वैल्यू निकाली है। 10a या p, वैल्यू तो 10 वाले रेशियो की है ना, कितनी निकली थी? 12/5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बनेगी? 2.4। काटेंगे तो क्या 10a की वैल्यू 1 से छोटी हुई, फिर बड़ी हुई? तो सर ये तो पीछे रखी हुई थी जो देख के बता दिया हमने। अब कल को मैं साइन ए की पूछ ले फिर कॉस ए की पूछ ले तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। इधर देखो सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पे, बिल्कुल ढंग से समझना। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट बाय, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय, और टेन का फॉर्मूला होता है अपोजिट बाय। ये होता है। अब एक फ्रैक्शन जो होता है उसमें ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं, तो ये जो मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, इस पे चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसकी वैल्यू या तो लेस देन 1 होगी, क्या होगी? या तो लेस देन 1, या फिर ग्रेटर देन 1, या फिर इक्वल टू 1। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। भाई 1 से कंपेयर करोगे तो या तो 1 से बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, या 1 से बड़ा होगा, और तो दुनिया में क्या ही हो सकता है। ठीक है। अब लेस देन 1 कब होगी? ध्यान से सुनना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे कि न्यूमरेटर छोटा रखो 4, डिनोमिनेटर बड़ा रखो 5, तो 4/5 की वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं है बताओ? कोई भी फ्रैक्शन बनाओ जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है। समझ गए? और ऐसे फ्रैक्शन को पता है क्या बोलते हैं? पता है किसी को? बोलो। प्रॉपर। जिसमें छोटी होती है वैल्यू उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नीचे वाला है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे मैंने इसको रख दिया 7 और इसको रख दिया मैंने 3, तो 7/3 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 1 से बड़ी होगी, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ये सेकंड वाला केस बन गया जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। और जिसमें इक्वल टू वन होगी, तो इक्वल टू वन आप खुद सोचो कब होगी, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पूरा पूरा कट रहा हो, पूरा पूरा कट रहा हो, दैट मीन्स न्यूमरेटर बराबर। ये चीज याद हो गई। अब अपन डिसाइड करते हैं कि साइन की वैल्यू में फ्रैक्शन प्रॉपर बन रहा है कि इम्प्रॉपर बन रहा है, और बाकियों में कैसा बन रहा है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर बनेगा तो वैल्यू लेस देन वन, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बनेगा तो वैल्यू ग्रेटर देन वन, और अगर फ्रैक्शन ऐसा बने जो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो तो इक्वल टू वन। तो जरा बताओ, साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपोजिट साइड ऊपर होती है, हाइपोटेन्यूज नीचे होती है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर बनेगा या इम्प्रॉपर? कुछ भी कर लो, किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर वाला कुछ भी हो जाए नीचे वाले से तो छोटा ही रहेगा, रहेगा। सिमिलरली इसमें भी हाइपोटेन्यूज बड़ा रहेगा तो ये ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा ही रहेगा। यानी ये दोनों केसेस हैं हमारे पहले वाले, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। छोटा रहेगा तो साइन की और कॉस की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होती है। यकीन नहीं हो तो पूरी एक्सरसाइज में जहां भी साइन कॉस की वैल्यू निकालियो, चेक कर लो, एक बार भी वैल्यू वन से बड़ी नहीं आई होगी। फ्रैक्शन में तो आई है, लेकिन फ्रैक्शन की भी कुछ वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू वन से छोटी आई होगी हमेशा। किसी फ्रैक्शन की वैल्यू वन से छोटी होती है, किसी की फ्रैक्शन की वैल्यू वन से बड़ी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की छोटी होती है, इम्प्रॉपर की बड़ी होती है। अब बड़ी पता है किसकी आएगी? इन दोनों के रेसिप्रोकल्स करो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो अब इसमें कॉसेक में हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया और इसमें भी हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो कॉसेक और सेक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी। याद हुआ? ठीक है। अब चार तो डिसाइड हो गए, साइन कॉस कॉसेक और सेक। बचे कौन कौन से? एक तो टेन और एक टेन का भाई कॉट। इन दोनों की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते कि छोटी आएगी या बड़ी आएगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी साइड हाइपोटेन्यूस नहीं है। एक साइड है अपोजिट साइड, एक साइड है एडजेसेंट साइड। तो किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड छोटी और एडजेसेंट साइड बड़ी हो सकती है, किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड बड़ी और एडजेसेंट साइड छोटी हो सकती है, और किसी ट्राइंगल में दोनों बराबर भी हो सकती हैं। अपोजिट साइड और एडजेसेंट किसी ट्राइंगल में, अभी हमने एक सवाल किया था ना जिसमें एंगल बी को एंगल सी के इक्वेट किया था, तो ए बी बराबर ए सी आई थी ना उसमें, तो बराबर भी हो सकती है। तो टेन और कॉट की वैल्यू लेस देन वन भी हो सकती है, ग्रेटर देन वन भी हो सकती है, और इक्वल टू वन भी हो सकती है। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल किया था ना यार, ये वाला सवाल किया था ना। ये वाला, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो एंगल ए बराबर एंगल बी में दो साइड्स बराबर आई थी नहीं आई थी? हाँ, तो उसमें दो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री की हो गई। अब आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल मर्जी है जो भी, एक बार आप निकालो किसकी, टेन ए की वैल्यू, और एक बार निकालो कॉट ए, दोनों की वैल्यू वन आएगी, इक्वल टू वन आएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टेन, टेन की और कॉट की, कोई से दोनों एंगल बराबर है ना, आइसोसेलेस में तो दोनों बराबर है ना, ए पे निकालो बी पे निकालो एक ही बात है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स बराबर होंगे नहीं होंगे 90 डिग्री के अलावा? दो साइड्स बराबर होंगी तो दो एंगल्स बराबर नहीं होंगे? तो दो एंगल्स बराबर हो गए तो आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग मानो या इसको मानो, एक ही बात है ना। तो उसमें टेन और कॉट की वैल्यू क्या आएगी? वन वन आएगी। अच्छा, अब साइन और कॉस की वैल्यू भी बेटा वन वन आ सकती है। वो कैसे आएगी अभी समझाऊंगा, तो सब ऊपर से जाएगा। तो अभी के लिए क्या याद रखा हमने? साइन कॉस की वैल्यू वन से छोटी, आगे बोलो, कोसेक सेक की वैल्यू वन से बड़ी, टेन कॉट का कुछ अता पता नहीं है, वन से छोटी भी आ सकती है, वन से बड़ी भी आ सकती है, इवन वन के बराबर भी अब ट्रू फॉल्स जो हमने नोट किया था उसका आंसर दो। क्या था सवाल? द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन। क्या लिखेंगे हम इसमें? द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स अब रीजन बताओ। बिकॉज, बिकॉज टेन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड